इस कहानी का शीर्षक है करियर। मैं कहानी शुरू कर रहा हूं। मानसी, प्लीज हरी अप। दूसरे कमरे से निकलकर मनस्वी जब उस कमरे में आया जिसमें मानसी तैयार हो रही थी, तो उसने देखा कि मानसी अभी भी ड्रेसिंग टेबल के आगे ही खड़ी थी। क्या मानसी, तुम लेट कर आओगी, जल्दी करो। उसकी आवाज़ में प्यार भरी झिड़की थी। कर तो रही हूं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। इतनी जल्दी क्या पड़ी है तुम्हें जाने की? मानसी ने मुड़कर देखा। उसने देखा कि मनस्वी टिप टॉप होकर एकदम तैयार खड़ा था। वाह, क्या लग रहे हो बॉस। क्या बात है, आज बोर्ड की मीटिंग में लगता है कि बिजली गिराने वाले हो। मानसी खिलखिलाई। मैं क्या बिजली गिराऊंगा तुम्हारे आगे? वैसे मानसी, डैशिंग तो तुम लग रही हो। सच? मानसी के चेहरे पर एक अलग किस्म की मुस्कुराहट उभर आई, जैसे सुबह के सूरज की किरणें खिड़की से आकर वहां बिखर गई। हाँ, एकदम सच। मनस्वी ने मानसी के पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ड्रेसिंग टेबल के मिरर में एक दूसरे को देखने लगे। मनस्वी मानसी की पीठ पर लहरा रहे बालों की महक में खोने लगा। अगर तुम मुझे इस तरह देखते रहोगे तो मैं तैयार नहीं हो पाऊंगी। मानसी ने उसके हाथ पकड़ लिए। क्या करूं, आज तुम लग ही इतनी सुंदर रही हो कि मुझे खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। सच में मानसी, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। मनस्वी इतने धीमे से फुसफुसाया मानो उसे खटका हो कि कोई और सुन लेगा। इतना सुनते ही मानसी मुड़कर मनस्वी के गले लग गई। दोनों यूं ही एक दूसरे के साथ बंधे खड़े रहे। दोनों की सांसों का उफान मारता समंदर जब धीरे धीरे शांत होने लगा तो माहौल में सब कुछ जैसे थम सा गया। चलो अब चलते हैं, मनस्वी ने धीमे से मदहोशी के आलम में ऐसा कहा था, हालांकि भीतर से जैसे वह यह खुद कहना नहीं चाहता था। रुको ना, अभी थोड़ी देर, अभी तो टाइम है हमारे पास। मानसी टकटकी बांधे मनस्वी की आंखों में जाने क्या देख रही थी। यह उसकी खास आदत थी, वह अक्सर ऐसा ही करती थी। क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम कितना प्यार करते हो मुझे। आई एम सो लकी कि मुझे तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिला। आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स। जैसा मैं चाहती थी तुम्हारे रूप में मुझे वैसा ही पार्टनर मिला। मनस्वी को लगा कि मानसी नहीं, उसकी आंखें बोल रही हैं। कितनी स्थिरता, कितना ठहराव, कितनी गहराई है इन आंखों में। वह सोच रहा था या बोल रहा था पता नहीं, मगर मानसी की आंखों में देखते हुए वह संयत नहीं रह पाता है। उसका मन करता है कि वह बस इन आंखों को चूम ले। मैडम, सेम इज़ हियर। जानती हूँ तुम्हारे बिना कही, तुम्हारा चेहरा मुझे तुम्हारे कहे बिना ही मुझे वो सब बता देता है जो तुम कहना चाहते हो, या कहना चाहते हुए भी कई बार नहीं कह पाते। अच्छा जी हाँ। अच्छा तो बताओ, मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ जो तुमसे कह नहीं पा रहा हूँ? मनस्वी थोड़ा मजाक के मूड में आ गया। ओके, सो यू वांट टू चेक? मानसी थोड़ा ठहर सी गई। ऑफ कोर्स यस। अगर मैंने सही बता दिया तो तुम पास। तो पास होने पर क्या मिलेगा? जो तुम कहो। पक्का? सोच लो, अपनी बात से मुकर मत जाना। सोच लिया, तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। यह शहजादे सलीम का अपनी प्यारी अनारकली को वादा है। शब्द तो मुंह से निकल गए, लेकिन वह सोचने लगा कि क्या अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो उसने मानसी के लिए ना किया हो। ओहो शहजादे, मानसी की प्यारी सी हंसी गूंज उठी। अरे भाई, राजपूत नहीं है तो क्या हुआ, आपके प्रेमी तो हैं। ठीक है, लेकिन ये बताओ, ये जात पात की बात कहाँ से आ गई? उसने मनस्वी को कसकर पकड़ लिया। सच बताना मनस्वी,
तुम्हें अपनी या मेरी जाति को लेकर कोई गिल्ट तो नहीं है ना? अरे नहीं, सॉरी सॉरी यार, मैंने तो ऐसे ही कहा था। वायदा पूरा करने के लिए अपनी जान तक से खेल जाने के लिए राजपूत मशहूर है ना, इसलिए ऐसा कह दिया, और कुछ नहीं है दिमाग में, सच में। मनस्वी ने उसे यकीन दिलाया कि यह बात उसके दिमाग में ऐसे ही आ गई थी, लेकिन यह बात ऐसे ही नहीं आ गई थी। इसकी जड़ें कहीं पीछे इतिहास में जुड़ी थी। जाति से मानसी राजपूत थी और वह दलित। उन दोनों के बीच प्यार के अलावा कुछ नहीं था, मगर इस भारतीय सभ्य समाज में अभी भी था। पक्का? अरे भाई पक्का, बिल्कुल पक्का। मानसी लौट आई उसकी बाहों में। तो लीजिए शहजादे सलीम साहब, आपकी अनारकली आपको वो बताती है जो इस वक्त आपके भीतर चल रहा है और जिसे आप अपनी अनारकली को नहीं बता पा रहे। हाँ बताइए। तो सुनिए शहजादे सलीम। मानसी एकदम से मुड़ी और उसने मनस्वी के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बेइंतहा चूमने लगी। आप चाह रहे हैं कि आज ऑफिस में ये इम्पोर्टेंट मीटिंग ना होती तो आज आप छुट्टी ले लेते और हम। मनस्वी एकदम हक्का बक्का रह गया। सचमुच में यही सोच रहा था। आज मानसी उसे इतनी सुंदर लग रही थी कि उसके मन में आ रहा था कि आज वे दोनों ऑफिस ना जाकर घर पर ही रहें एक दूसरे के साथ। अरे वाह मानसी, तुमने तो वाकई मेरे मन की बात कह दी। तुमने वाकई मेरे मन को पढ़ लिया। सचमुच मैं यही चाह रहा था। तो अब मैं पास हो गई? हाँ तुम पास हो गई। तो अब लाइए मेरा इनाम। मांगो। सच में मांग लूँ? हाँ भाई सच में। शहजादा सलीम खुश हुआ। जो मांगना है मांगो अनारकली। नहीं आज नहीं, फिर किसी दिन। आराम से मांगो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और वैसे भी आज तुम जल्दी में हो। अरे नहीं, अभी वक्त है हमारे पास। और वैसे भी मैं चाहता हूं कि जो बात जुबान पे आना चाहती है उसे आने दिया जाए। अच्छा जी, अभी तो कह रहे थे कि वक्त नहीं है, अब बड़ा वक्त निकल आया। अरे मानसी, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, मुझे पता था कि तुम कितना टाइम लगाती हो और बोर्ड की मीटिंग में हम लेट ना हो जाएं, इसीलिए मैंने तुम्हें बिना बताए इस घड़ी को आधे घंटे आगे कर दिया था। वाह भाई वाह, टाइम मैनेज करने का अच्छा तरीका निकाला है। अनारकली खुश हुई। तो चलो मांगो, क्या मांगना है? मनस्वी ने मानसी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और सहलाने लगा। नहीं आज नहीं, फिर किसी दिन। मानसी के स्वर में खुशी भी थी और एक अलग किस्म की आर्द्रता भी। वह भी पिछले कई दिनों से मनस्वी को अपने दिल की बात कहना चाह रही थी, मगर कह नहीं पा रही थी। आज मौका तो मिल गया था अचानक, लेकिन इस तरह से इतने अचानक कि उस गंभीर बात को कहना नहीं चाहती थी, इसलिए थोड़ा झिझक रही थी। और इस बात के असर के प्रति चिंतित भी थी कि पता नहीं मनस्वी को कैसा लगे, वह इस पर क्या रिएक्ट करे। अरे यार, क्यों सस्पेंस बढ़ा रही हो? मेरे भीतर खलबली शुरू हो चुकी है। अब तो तुम बता ही दो, वरना मैं सारा समय यही सोचता रहूँगा कि पता नहीं मानसी क्या कहने वाली थी। क्या सच में कह दूँ? हाँ सच में कह दो, मैं सचमुच सुनने को तैयार हूँ। मानसी ने मनस्वी को अपनी बाहों में कस लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो मुझे एक बच्चा चाहिए। मनस्वी अवाक रह गया। उसके भीतर कुछ झंझन आ गया। एक पल को तो उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या कहे। वह एक अंतहीन खामोशी में मुब्तला हो गया और वहीं पास पड़े टेबल पर एक किताब के नीचे रखे हुए कुछ कागज़ फड़फड़ाने लगे। क्या हुआ? मानसी ने हौले से पूछा। कुछ नहीं, मनस्वी ने मानसी को बेहद आसान सा जवाब दे दिया। लेकिन वह अचानक खामोशी की किसी अंतहीन गुफा में प्रवेश कर गया। पिछले कई दिनों से वह इस बात को महसूस कर रहा था कि मानसी के भीतर कोई बात है जो बाहर आना चाहती है, मगर आ नहीं रही है। वो बात उसे किसी संशय में डाले हुए थी। अरे फिर किस सोच में पड़ गए? अब ये मत कहना कि तुम अभी इस बात पर
इस मसले पर बात करने को तैयार नहीं हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है मानसी। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि क्या यह अभी जल्दी नहीं होगी। नहीं, तुम यह सोच रहे हो कि मेरी इतनी बढ़िया नौकरी का क्या हो, है ना, मेरे करियर का क्या होगा। हाँ शायद, मनस्वी धीमे से बोला। वह दोबारा कहीं जैसे खो सा गया हो। वह सचमुच यही सोच रहा था, आज ही नहीं बल्कि पिछले काफ़ी समय से यही सोचता आया था। बच्चे को लेकर जब उसके मन के किसी कोने में हुक सी उठती तो वह उसे यह सोचकर दबा देता कि इससे मानसी की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और उसके इतने अच्छे करियर का क्या होगा। बच्चा होने पर उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मानसी की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, फिर उसकी नौकरी, उसका करियर, वही सब सोचने लगता। और वह जब भी इस विषय पर सोचता तो सोचता ही चला जाता। और फिर आज जब मानसी ने खुद खुलकर उससे ये बात कह दी तो वह फिर से सोचने लगा। शायद नहीं, हाँ मैं जानती हूँ तुम यही सोच रहे हो। देखो मनस्वी, हमें लगभग 5 साल हो गए साथ रहते हैं और इन 5 सालों में मुझे पूरा यकीन हो गया है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इन 5 सालों में हम शादीशुदा ना होते हुए भी एक कंप्लीट मैरिड कपिल लाइफ जी चुके हैं और मुझे लगता है कि हम अपना पूरा जीवन इसी तरह साथ रह सकते हैं। तो क्या हम हमेशा ऐसे अकेले ही रहेंगे? क्या हमारा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए? बच्चा होने से न सिर्फ हमारी आपसी बॉन्डिंग बढ़ेगी बल्कि हम एक फैमिली लाइफ की शुरुआत कर सकेंगे, जो आज नहीं तो कल हमें शुरू करनी ही है। मानसी जैसे कहीं अपने अंतर की गहराइयों से बोल रही थी और मनस्वी की आंखों में देख रही थी। जाने क्या तलाश करती जा रही थी उसकी आंखों में। अब मनस्वी भी ठहर सा गया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मानसी, शादी करके ही बच्चा पैदा करने की छूट नहीं मिलती। 2 अच्छे लोग बिना शादी किए आपसी बॉन्डिंग और सहमति से भी बच्चा पैदा कर सकते हैं और उसकी अच्छे से परवरिश भी कर सकते हैं। मेरे विचार भी तुम्हारे जैसे ही हैं एकदम। हम साथ रह सकते हैं। वाकई इन 5 सालों में मैंने भी यही महसूस किया है कि तुमसे बेहतर मेरा और कोई लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता। तुम मुझे कितने अच्छे से समझती हो। तुम हर तरह से मेरे लिए एक परफेक्ट मैच हो। मैं तुम्हें पाकर खुश हूँ और तुम्हारे साथ ही खुद को कंप्लीट पाता हूँ। मगर अभी बच्चे के बारे में सोचा नहीं। वह फिर से खो सा गया। कुछ था ऐसा जो उसकी हर बात को धुंधला रहा था। तो सोच लो। लेकिन मैंने सोच लिया है, मुझे अब एक बच्चा चाहिए। आई वॉन्ट अ कंप्लीट होम एंड दैट कांट बी विदाउट ए चाइल्ड। ऑफ कोर्स, यस मानसी, बट मैं समझ गई तुम्हारे बट के मायने। तुम ये सोच रहे हो ना कि मेरे करियर का क्या होगा। नहीं, यहाँ तुम फेल हो गई। फिर देखो मानसी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी इच्छा को नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे भीतर भी ऐसी इच्छा होने लगी है। जाने क्यों पिछले कई दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे ये सब कहने वाली हो। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। पिछली एनुअल पार्टी में तुम जिस तरह मिस्टर मेहरा के बच्चे के साथ उछल कूद मचा रही थी और बार बार उसे तुम अचानक जिस प्यार भरी निगाह से देखने लगती थी, उसे देखकर ही मेरे मन में ये भाव आ गया था कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में बच्चे की चाहत पैदा हो चुकी है। तुम्हें लगता होगा कि मैं कहाँ इतनी मॉडर्न हूँ, अपने माता पिता की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुम्हारे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ और कहाँ मैं एक ट्रेडिशनल बीवी की तरह बच्चे की बात करने लगी। वैसे मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें भी अपनी पारिवारिक ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। मैं इस कॉर्पोरेट लाइफ की भाग दौड़ और चमक दमक से बोर होने लगी हूँ। एक सुकून की ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ, एक थोड़ी ठहरी हुई ज़िंदगी जिसकी गहराई का मज़ा हम दोनों ले सकें, जिसे हम दोनों पूरी तरह से जी सकें। तो क्या तुम इस नौकरी को छोड़ने की सोच रही हो? हाँ, लेकिन अभी नहीं। लेकिन जल्दी ही मैं कोई ऐसी नौकरी करने की सोच रही हूँ जिसमें मुझे
इतना समय मिल पाए कि मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का ख्याल रख पाऊँ। तुम्हें सुनकर अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन ये सच है। मैं पिछले कई दिनों से यही सोच रही हूँ। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो अच्छा ही सोच रही होगी, लेकिन क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कल को हमारे बीच ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि हम साथ नहीं रह पाए, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? वो तो बिखर जाएगा, या उसके साथ हम में से कोई एक बिखर जाएगा। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? नहीं, लेकिन किसी भी वजह से अगर ऐसा हुआ तो? लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। 5 साल के इतने लविंग और इमोशनल रिलेशनशिप के बाद भी तुम ऐसा सोचते हो कि हमारे बीच इतना मनमुटाव हो सकता है कि हम दोनों अलग होने की सोचें। हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हैं कि मुझे नहीं लगता कभी ऐसी नौबत आ सकती है। हमने शादी नहीं की तो क्या, मगर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम एक अच्छे पति ही नहीं, एक अच्छे पिता भी साबित हो गए। लेकिन जिस रिश्ते को बनाए चलाए रखने में कोई बंधन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, ऐसे रिश्ते में हमें कोई बच्चा करना चाहिए। बंधन किसी कानून से या किसी सामाजिक दबाव से नहीं बनता। बंधन तो दिल का होता है। कानूनी या सामाजिक दबाव से बने रिश्ते जल्दी ही सड़ जाते हैं और उन्हें सिर्फ ढोया जाता है। जिस रिश्ते में प्यार और एक दूसरे की ज़रूरत नहीं रह जाती, ऐसे रिश्तों को चलाए रखने से क्या फ़ायदा? उनका टूट जाना ही बेहतर है। हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारी हिच। अरे बाबा, वैसे तो ऐसा कभी होगा नहीं, और अगर हुआ भी तो मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी, तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। बच्चा मैं पाल लूंगी। मानसी ने मनस्वी को अपनी बाहों में भर लिया। तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं अगर किसी बच्चे को इस धरती पर लाने का कारण बनूंगा तो मैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा? मनस्वी थोड़ा सा तल्ख हो गया। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही। तुम अलग रहकर भी बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लोगे। मैं जानती हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उल्टी सीधी बातें सोच सोच के परेशान मत हो। फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि इस पर अभी हमें और सोचना चाहिए? हमें बच्चे के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दो लोगों के बीच केवल एक बच्चे के आ जाने से ही परिवार नहीं बन जाता। परिवार बनता है परिवार की जिम्मेदारी समझने और उसे पूरा करने से, और इसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है मनस्वी, लेकिन मैं आज तुमसे सिर्फ इतना सुनना चाहती हूँ कि तुम इस बात को तैयार हो या नहीं। बाकी चीज़ों पर बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? मनस्वी ने मानसी को गले लगा लिया और बोला, हाँ मैं तैयार हूँ। बस मुझे तुमसे यही सुनना था। मुझे आज तुमने बेइंतहा खुशी दी है, थैंक्स। मगर एक और बात है जो मेरे भीतर डिंग डोंग कर रही है, कहो तो कह दूं? मनस्वी हंसने लगा। टुडे इज योर्स डे माई स्वीट लेडी, से इट। आई एम डैम श्योर दैट इट विल बी समथिंग लाइक फ्रेग्रेंस इन आवर लाइफ। मानसी कहीं भीतर से मुस्कुरा उठी। देखो मनस्वी, मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग स्पेशल इज गोइंग टू हैपन इन आवर लाइफ। अच्छा, वो कैसे? देखो, आज की मीटिंग के बाद हमारे एसोसिएट मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे, उनकी पोस्ट खाली हो जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है, आई एम डैम श्योर कि ये पोस्ट तुमको ही मिलने वाली है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो वाकई मज़ा आ जाएगा। फिर तो सचमुच मज़ा आ जाएगा मानसी। तो चलिए साहब, आज एक खुशी आपने मुझे दी और एक खुशी आपको मिलने वाली है, लेकिन माय डियर, दूसरी खुशी के लिए हमको ऑफिस जाना पड़ेगा। तो चलें स्वीटहार्ट। दोनों बाहों में बाहें डालकर खुशी खुशी अपने अपार्टमेंट से निकले और ऑफिस की तरफ रवाना हो गए। ऑफिस में बोर्ड की मीटिंग को लेकर अफरा तफरी मची हुई थी। हालांकि मीटिंग की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी। मिस्टर भटनागर इस मीटिंग की तैयारी के लिए कंपनी के इस ऑफिस के सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग कर चुके थे और मीटिंग के लिए किए जाने वाले सभी कामों का बंटवारा कर चुके थे।
सभी के कामों की एक डेडलाइन तय की जा चुकी थी और डेडलाइन से पहले ही लगभग सभी काम कर लिए जा चुके थे। आज जैसे सभी की परीक्षा थी, इसीलिए सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आज पूरी तरह से मुस्तैद थे। पूरे ऑफिस में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स यहाँ से वहाँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स यहाँ से वहाँ लगभग दौड़ रहे थे। कल तक जिस ऑफिस में एक अनचाही शांति पसरी रहती थी, आज वह एक अतिरिक्त ऊर्जा से जगमगा रहा था। पूरे ऑफिस में चल रही बातचीत का हल्का शोर ऐसे लग रहा था जैसे किसी बाग में सैकड़ों परिंदे धीमी आवाज़ में चहचहा रहे हैं। इस मीटिंग की तैयारी में इसको अच्छे से करवाने की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मनस्वी और मानसी के कंधों पर थी। मानसी इस कंपनी के सभी रीजनल ऑफिस के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करने वाली टीम की हेड थी। उसका काम ज़्यादा महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का था। मनस्वी इस ऑफिस के सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का हेड था। उसे सेकंड टू एसोसिएट मैनेजिंग डायरेक्टर माना जाता था। हालांकि मनस्वी सारी तैयारियां कर चुका था, फिर भी वह थोड़ा चिंतित था। एएमडी मिस्टर भटनागर उसकी काबिलियत को बखूबी जानते थे और उसे बहुत अप्रिशिएट भी करते थे। मिस्टर भटनागर हालांकि थोड़े सख्त किस्म के इंसान थे, लेकिन मनस्वी के लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वह मानसी को भी बहुत पसंद करते थे। मिस्टर भटनागर के ऑफिस में प्रवेश करते ही अचानक चारों तरफ शांति पसर गई। अपने केबिन में पहुंचते ही उन्होंने मानसी और मनस्वी को बुलाया। मनस्वी उनके केबिन में पहुंचा तो मानसी वहां पहले से बैठी हुई थी। सो मिस्टर मनस्वी, इज एवरीथिंग ओके? यस सर, मैंने एक बार फिर से चेक कर लिया है, हम एकदम तैयार हैं सर। शुरू में वो थोड़ा झेंपा, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। ओके देन, मैं जानता हूं कि आज का दिन हमारे लिए काफ़ी जिम्मेदारी वाला दिन है, बट आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन यू मिस्टर मनस्वी। मिस्टर भटनागर की बात से मनस्वी का आत्मविश्वास और बढ़ गया। थैंक यू सर कहकर मनस्वी जाने लगा तो मिस्टर भटनागर ने उसे पीछे से कहा, बाय द वे मिस्टर मनस्वी, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे। सुनकर मनस्वी मुस्कुरा दिया। मानसी और मिस्टर भटनागर भी मुस्कुरा दिए। मनस्वी वापस अपने केबिन में आकर फिर से अपनी तैयारियों के बारे में सोचने लगा। तभी सेल्स डिपार्टमेंट का रीजनल हेड जितेंद्र जुनेजा उसके केबिन में आया। क्या बात हुई मिस्टर भटनागर से? वही आज की मीटिंग के बारे में और कुछ नहीं। नेक्स्ट एएमडी के लिए किस किस का नाम है, इस बारे में कुछ खबर? जितेंद्र क्या ऑफिस के सभी लोग इस बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, मगर किसी को कोई खबर नहीं थी। मिस्टर भटनागर तो अवश्य ही जानते होंगे कि वह किसका नाम प्रपोज करने जा रहे हैं, मगर उन्होंने इस बारे में किसी को कोई हिंट तक नहीं दिया था। आज तुम इतने लो क्यों लग रहे हो मनस्वी? जितेंद्र को जाने क्यों ऐसा लगा जो उसने पूछ लिया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, सब ठीक है, कह तो दिया मनस्वी ने, लेकिन बात सही कही थी जितेंद्र ने। ऑफिस में आने के बाद से मनस्वी को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। सुबह जब मानसी ने उससे कहा था कि इसे एएमडी बनाया जा सकता है, तब उसे सुनकर अच्छा तो लगा था, मगर उसे खुद से यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। एएमडी रिटायर होने वाले हैं, ये बात तो उसे भी पता थी, मगर उसे एएमडी बनाया जा सकता है, ये बात उसने सोची भी नहीं थी। मिस्टर भटनागर ने पोटेंशियल कैंडिडेट्स में हो सकता है उसका नाम प्रस्तावित कर रखा हो और मानसी को इस बात का पता हो, तभी तो शायद वह ये बात कहते हुए उसने मानसी के चेहरे पर एक अतिरिक्त चमक देखी थी। वह सोचता चला जा रहा था। वह भूल गया था कि वह कितनी देर से एकदम खामोश है और भूल गया था कि जितेंद्र उसके सामने बैठा है। कई बार दूसरों के बीच होते हुए भी हम उनके बीच नहीं होते। हमें लगातार मथ रहा कोई विचार या भाव हमें अपने भीतर ले जाकर ऐसे छोड़ देता है कि आप उसी में रह जाते हैं। तभी ग्रोथ प्लानिंग हेड अजय ने उसके केबिन में आकर वहाँ पसरी हुई खामोशी को तोड़ा। कुर्सी पर बैठते ही उसने सीधा सा सवाल मनस्वी से पूछ लिया, हाय मनस्वी, डू यू नो समथिंग अबाउट कि नेक्स्ट एएमडी की लिस्ट में किस किस का नाम है? अरे यही तो मैंने भी पूछा, लेकिन बॉस तो न जाने कहाँ खो गए, जितेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं मिस्टर भटनागर ने ऐसी तो कोई बात मुझसे नहीं की, मनस्वी ने दो टूक जवाब दे दिया। लगता है इस ऑफिस से किसी का नाम नहीं है, तभी तो भटनागर सर ने किसी को कुछ नहीं बताया है। लेकिन मनस्वी को भीतर से ऐसा नहीं लग रहा था। क्या मानसी ने सुबह उसे केवल खुश करने के लिए कहा था, या सच में उसे पता है? वह फिर से इसी विचार में खो गया। मुझे लगता है कि मानसी का नाम जरूर होगा इस लिस्ट में।
किसी और का हो या ना हो। जितेंद्र ने बड़े ही सीरियस लहजे में कहा, हाँ मानसी डिजर्व तो करती है, और भटनागर सर के साथ उसकी ट्यूनिंग भी ज़बरदस्त है। भटनागर सर भी उसे हमेशा अप्रिशिएट करते रहते हैं। मानसी का ही सही, इस ऑफिस से किसी का नाम तो है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। अजय की आवाज़ में मनस्वी को एक तलखी सी लगी, लेकिन मानसी के नाम को सुनने के बाद एक और ही कड़वी सच्चाई उसके भीतर सिर उठाने लगी। सब मानसी का ही नाम ले रहे हैं, लेकिन असल बात यही थी कि जो उसे डिस्टर्ब करने लगी थी। सुबह जब से मानसी ने उससे कहा था कि वह एएमडी बन सकता है, तब वह खुद भी उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे खुद भी ऐसा लग रहा था कि उसकी तुलना में मानसी खुद एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और फिर आजकल ज़्यादातर कंपनियां अपनी वीमेन प्रो इमेज बनाने के लिए औरतों को ही बड़ी पोस्ट दे रही हैं। वह सोच नहीं रहा था, मगर ये ख्याल खुद ब खुद उसके जहन में चले आ रहे थे। डिजर्व तो मनस्वी भी करता है, जितेंद्र ने धीमे से कहा। जितेंद्र जब से मनस्वी के इस ऑफिस में है तब से उसके साथ है। मनस्वी के मन में क्या चल रहा है वह शायद किसी हद तक जानता है, मगर पूरी तरह से नहीं। लेकिन मनस्वी अनमना सा दोनों की बातें सुन रहा था। जाने क्यों इस मसले पर ज़्यादा बात करने का उसका मन नहीं हो रहा था। मगर आजकल जो डिजर्व करता है उसे मिलता कहाँ है? अजय ने एक अलग ढंग से सच को बड़ी मायूसी वाले अंदाज में कहा। बात तो सच है, आजकल हर जगह करियर के लिए अपॉर्चुनिज्म का ही बोलबाला है। कहीं भी देख लो, लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। ये मानसी के कंटेक्स्ट में नहीं है। मानसी की बात और है, शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट। लेकिन इन कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाले लोग प्रमोशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। घर, परिवार, रिलेशनशिप, सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार। जितेंद्र ने अजय की ही बात का विस्तार कर दिया। मनस्वी कुछ कुछ सुन रहा है। कॉरपोरेट जगत का यह सच उससे भी छुपा नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारे लड़के भी कौन से कम हैं? वो तो लड़कियों से भी आगे निकल गए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी मैंने, पढ़कर दिमाग चकरा गया। एक लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में कई साल से रहते थे और एक ही कंपनी में काम करते थे। वहाँ पर रीजनल हेड की पोस्ट खाली हुई। सबको पता था कि लड़की का ही होगा, तो लड़के ने अपने कई सालों के रिलेशनशिप को दांव पर लगा दिया और इंटरव्यू से एक दिन पहले ही गुस्से में लड़की का गला दबा दिया और बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके यहाँ वहाँ फेंकाया। बाद में पकड़ा गया। अजय की इस बात से एक चुप्पी सी पसर गई। मनस्वी उकता गया। इट्स रियली हॉरिबल। इस कॉर्पोरेट ने इंसान को एक मशीन ही नहीं जानवर भी बना दिया है। इट्स डिस्कस्टिंग यार, रियली। तुम लोग भी क्या डिस्कस करने लगे? वह लगभग खींच उठा। उसने घड़ी देखी और बोला, चलो चलकर रिसेप्शन पे देखें। लेकिन इसी बीच एक संशय उसके भीतर एक कांटे सा उभरने लगा था। सब उठकर रिसेप्शन की ओर चले। मिस्टर भटनागर और मानसी भी आ गए। एक एक करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रीजनल हेड्स और एग्जीक्यूटिव्स आने लगे। सबका स्वागत और आवभगत करते हुए मीटिंग रूम में पहुंचा दिया गया। प्री मीटिंग कॉफ़ी टाइम के बाद मिस्टर भटनागर के वेलकम और इंट्रोडक्टरी नोट के बाद मीटिंग शुरू हुई। सबसे पहली प्रेजेंटेशन मनस्वी की ही थी। उसकी प्रेजेंटेशन में कंपनी के इस रीजनल ऑफिस के पिछले एक साल के कामकाज, उपलब्धियों और कंपनी के अगले साल की योजनाओं के मुताबिक रीजनल प्लान्स का ब्यौरा था। उसने काफ़ी मेहनत से ये प्रेजेंटेशन बनाई थी। इसमें मानसी ने भी उसकी मदद की थी। बीच बीच में उसकी निगाह मानसी पर जाती तो मानसी के चेहरे के हाव भाव उसका मनोबल बढ़ाते से लगते, पर फिर भी अंदर अंदर उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने पूरे फॉर्म में नहीं आ पा रहा है। मनस्वी के बाद मानसी और अन्य एग्जीक्यूटिव्स की प्रेजेंटेशंस हुई। फिर एक दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी बातें रखी और अंत में कंपनी के सीईओ की कंक्लूडिंग स्पीच हुई, जिसमें उन्होंने कुछ नए चैलेंजेस को सामने रखा। मीटिंग के नेक्स्ट सेशन से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑफिशियल मीटिंग होनी थी, जिसमें कुछ ऑफिशियल निर्णय लिए जाने थे। उसके बाद मिस्टर भटनागर का फेलिसिटेशन का प्रोग्राम था, लेकिन उससे पहले लंच ब्रेक था। लंच ब्रेक थोड़ा लंबा था। लंच के दौरान दूसरे रीजनल हेड और एग्जीक्यूटिव्स भी यही जानने को उत्सुक थे कि यहाँ नेक्स्ट एएमडी किसको बनाया जा रहा है।
हर कोई मानसी का नाम ले रहा था। मनस्वी के भीतर एक अजीब सी धुकधुकी शुरू हो चुकी थी। वह लगातार मानसी को देखे जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह मानसी के पास जाकर उसे इस बारे में बताए कि उसके भीतर क्या चल रहा है, मगर वह एग्जीक्यूटिव से घिरा था और मानसी भी। एक बार मानसी उसके पास आई भी। वह बहुत खुश और शांत दिख रही थी। मनस्वी को देखकर उसके चेहरे पर एक गहरी आशा से भरी मुस्कुराहट उभर आई। मनस्वी को लगा कि मानसी की यह मुस्कुराहट उसी के लिए थी। फिर भी उसकी धुकधुकी बंद नहीं हो रही थी। इससे पहले कि वे आपस में कोई बात शुरू कर पाते, मिस्टर भटनागर ने मानसी को बुला लिया। मनस्वी अपने भीतर चल रही धुकधुकी लिए हुए गुमसुम सा खड़ा रह गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शुरू होने से पहले मिस्टर भटनागर ने मानसी को अपने केबिन में बुलाया। वह अपने हाथ में एक कागज़ लिए पढ़ रहे थे। मानसी, आई वॉन्ट टू आस्क यू वंस अगेन, एंड इट्स माई विश, वुड यू विश टू रिकन्सिडर द मैटर? उनकी आंखों में अपनेपन का एक गहरा भाव था। वह उसके चेहरे को देख रहे थे और मानसी के चेहरे से वह उसके मन को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर मानसी की आंखों में एक गहरी खामोशी और दृढ़ता का भाव झलक रहा था। जी सर। मानसी का नो सर। मानसी का नो उसके भीतर से कहीं बहुत गहराई से आ रहा था। आई एम फुली स्टिक टू इट, आई विश इट फ्रॉम डेप्थ ऑफ माई हार्ट। अगर तुम्हारे करियर का क्या होगा मानसी? यू आर सच ए ब्रिलियंट वन। और इस तरह मिस्टर भटनागर लगातार उसके चेहरे को देखे जा रहे थे और उन्हें लगातार इस बात का भी एहसास होता जा रहा था कि उनके शब्दों की शक्ति धीरे धीरे शिथिल हो रही है। उनका यह विश्वास कम हो चला था कि वे मानसी को मना लें। इसके बारे में बाद में सोचूंगी सर, अभी मुझे यही सही लग रहा है। सर, राइट नाउ इट सीम्स टू मी वेरी essential and important than my career, and I fully believe in it. मिस्टर भटनागर ने मान लिया कि मानसी जो निर्णय ले चुकी है वह उससे डिगने वाली नहीं है। ओके मानसी, एज यू विश, आई एम ऑलवेज देयर टू बी विद यू। यह कहकर उन्होंने मानसी से हाथ मिलाया और उसकी पीठ थपथपाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑफिशियल मीटिंग के बाद मिस्टर भटनागर का फेलिसिटेशन था। यह कार्यक्रम कॉमन हाउस में होना था, जो इस समय पूरी तरह से भर चुका था। मंच पर सभी मुख्य अतिथि बैठ चुके थे, लेकिन एक कुर्सी अभी भी खाली थी। लोगों को पता था कि वह नए AMD के लिए है। कार्यक्रम के संचालक ने एक सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डायस पर बुलाया, इस घोषणा के साथ कि वे नए AMD का नाम घोषित करेंगे। मंच पर जब मनस्वी को बुलाया गया तो मनस्वी की धड़कन और तेज हो गई। कॉमन हाउस तालियों से गूंज उठा। उसे अभी भी यह एक सपना सा ही लग रहा था। उसने अपनी धड़कनों के तेज होते जाते शोर और लड़खड़ाती आवाज़ में क्या कहा वह खुद भी नहीं सुन सका। मिस्टर भटनागर ने उसका स्वागत किया। फिर मिस्टर भटनागर का फेलिसिटेशन शुरू हुआ। इसी बीच मनस्वी के हाथ में एक पर्ची पकड़ाई गई जिस पर लिखा था हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसने पढ़ा और पढ़ते ही उसने मानसी की ओर देखा। वह सामने की रो में बैठी हुई थी और उसके बगल में जल रही एक पीली रोशनी में जगमगा रही थी। एक पल को उसे लगा वह मानसी नहीं है, वह जिसे देख रहा है वह मानसी नहीं कोई और है। अब उसकी धुकधुकी पूरी तरह थम चुकी थी। अब वह एक स्थिर झील की तरह शांत था। अगले दिन उसे जब सच का पता चल चुका था, जिसकी वजह से उसके लिए मानसी बदल गई थी, और सिर्फ मानसी ही नहीं बदल गई थी, उसके लिए मानसी के मायने भी बदल गए। बहुत बहुत शुक्रिया।